कम्युनल जहर और भारत की आत्मा पर हमला। सर, सामाजिक सद्भाव के लिहाज से देश बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहा है। एक दीपक, जिन्हें अपना नाम मोहम्मद दीपक रख लिया था, एक मुकदमा दर्ज करा दिया जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। जब रक्षक की भक्षक बन जाएगा, रक्षक की भक्षक बने तो आम आदमी रक्षा कहाँ? आम आदमी को रक्षा कहाँ है? पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हो, वोटों के लिए लड़ते हो और बड़े बड़े भाषण करते हो सिर्फ पोलराइजेशन के लिए, देश के लिए नहीं। जो ज्यादा मुसलमानों के, ईसाइयों के खिलाफ बोलेगा वो बड़ा बहादुर आदमी इनमें है, बड़ा ज्ञानी आदमी और बड़ा वो क्या है, इनका प्रोटेक्टर बनता है। वो गालियां देना एक ही काम होगा, औरत हो मर्द हो, वो क्या उसमें कोई फर्क नहीं, उनका प्रवक्ता है। सर, इससे देश की छवि के नुकसान पहुंच रहा है। आजादी के बाद हमारे सामने दो सबसे बड़े लक्ष्य थे: समान न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था खड़ी करना और देश को एक संसदीय लोकतंत्र बनाना। आपने 11 सालों में दोनों पर बुलडोजर लगाए और आपकी सोच में संविधान नीचे और मनुस्मृति ऊपर। पिछले सालों में सरकार संविधान के 4 स्तंभों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर चोट आपने लगा दी और ये आप कर रहे हैं और संविधान को खत्म करने की आपकी योजना है। ये इस दिन में आपको मैं सामने रख रहा हूँ। मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन और लैंड एक्विजिशन एक्ट जैसे कानूनों को भारतीय संविधान में निहित डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ध्यान में रखते हुए बनाया गया। ये राइट बेस्ड थे सब, चाहे मनरेगा हो, फूड सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये सब हमने बनाया। और आपने क्या बनाया? एक मुद्दा लेते वही बार बार बोलने का। अरे ये तो राइट बेस्ड है, कभी हमारे लीडर्स बोले नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, इसको सबको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हक के रूप में लाके जनता की भलाई के लिए उन्होंने किया। आपने क्या किया? इसको उखाड़ फेंक दिया। और आप हमेशा यही बात करते हैं, आपने क्या किया, आपने क्या किया, तुमने क्या किया, यही किया। जो हमने बनाया उसको बिगाड़ना। हमने रेल ट्रैक डाला, तुमने भगाया एक रेल। बोलने लगे तो ये वंदे मातरम, वंदे भारत, वो स्पेशल ट्रेन, स्पीड ट्रेन। आपका बुलेट ट्रेन किधर गया मालूम नहीं है। तो बुलेट ट्रेन शायद शिमला में भाग रही होगी, शिमला से अहमदाबाद भाग रही होगी। सर, इकोनॉमिक सर्वे तो आरटीआई के डाइल्यूशन की बात करता है, यही आपकी सोच है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आरटीआई जो हमारे ये है, उसमें ये लिखा गया है, अनलेस केयरफुली प्लान्ड आरटीआई रिस्क्स बिकमिंग एन एंड इन इटसेल्फ विथ डिस्क्लोजर सेलिब्रेटेड रिगार्डलेस इट्स कंट्रीब्यूशन टू बेटर गवर्नेंस। ये सीएजी की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। अगर आपको होना है, ये मैं आपको देता हूँ, इस टेबल पे रखता हूँ, आप इसको अच्छी ढंग से पढ़िए।
और ये आप ही के रिपोर्ट रहने के बावजूद अगर आप बार बार कहते हो क्या किए, आरटीआई एक्ट आपने लाया, पारदर्शिता आपने लाई, हमने लाया और उसको इम्प्लीमेंट किया और इसको इम्प्लीमेंट किया। और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे में जो कुछ अपनी बातें उन्होंने रखी नड्डा साहब ने, वो सिर्फ उनके लिए जो सूट होता है वो रखे, ये क्यों नहीं बोले? तीसरी मणिपुर जला, सरकार मौन रही, नेतृत्व की असफलता इसमें है। सामाजिक सद्भावना की बात मणिपुर के बिना अधूरी है। वहां दो समुदाय के बीच हिंसा, कम से कम 200 से अधिक लोगों की मौत, 70,000 से ज्यादा डिस्प्लेस्ड हुए। आपने मणिपुर को मिलिटराइजेशन जोन बना दिया, ये मिलिट्री एरिया बना दिया आपने, और इतिहास गवाह है। मैं एक अपने ही उदाहरण आपको देता हूं कि जैसा आपके नेता जिसकी बहुत तारीफ करते हैं आप, साहब उतनी भी तारीफ मत गिरो, एक इंसान ऊपर जाके नीचे गिरे तो उसकी हड्डी फसली भी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, इतिहास गवाह है कि वास्को डी गामा को पोर्तुगल से अफ्रीका होते हुए भारत पहुंचने में लगभग 11 महीने लगे, जबकि उन्हें समुद्री मार्ग भी पता नहीं था। क्रिस्टोफर कोलंबस को स्पेन से नॉर्थ अमेरिका पहुंचने में करीब 2 महीने लगे, और लेकिन इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी और विपक्ष की लगातार मांग के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली से मणिपुर पहुंचने को 2 साल लगे। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर, इनको 2 महीने 11 महीने में वो नया दुनिया ढूंढ निकाले, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी मणिपुर को जाने के लिए दिल्ली से मणिपुर कम से कम 2 साल लगे उनको। ये है आपका काम, ये क्या पावरफुल एग्जीक्यूटिव है, क्या आपको गरीबों के बारे में चिंता है, देश के बारे में चिंता है, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज के बारे में चिंता आप जताते हो, यही चिंता है आपकी। सर, और मैं और भी बताना चाहता हूं सर, कम्युनल जहर और भारत की आत्मा पर हमला, सर सामाजिक सद्भाव के लिहाज से देश बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहा है। भारत की पहचान सदियों से डाइवर्सिटी ऑफ थॉट एंड प्रैक्टिस रही है। ये कई धर्मों और संस्कृतियों की जन्मभूमि रहा है, जहां वे आपसी सद्भाव के साथ फले फूले। हाल में उत्तराखंड में, आप नजदीक है, तो बीजेपी सरकार ने एक दीपक, जिन्हें अपना नाम मोहम्मद दीपक रख लिया था, एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। जब रक्षक की भक्षक बन जाएगा, रक्षक की भक्षक बने, तो आम आदमी रक्षा कहा, आम आदमी को रक्षा कहाँ है? एक आदमी झगड़ा सुलझाने के लिए, उनको जब कुछ समाधान करने के लिए जाते हैं, उसी को आप धमकी देते हो, मारते हो, खत्म करते हो। ये इसका नाम, इसीलिए मैं कहता हूं, सहिष्णुता आपके पास नहीं है। आप सिर्फ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हो, वोटों के लिए लड़ते हो,
और बड़े बड़े भाषण करते हो सिर्फ पोलराइजेशन के लिए, देश के लिए नहीं। सर, भाजपा के एक मुख्यमंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं इस जबान से, क्योंकि इतना ऐसा तो इंसान मैं नहीं देखा, एक मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर दिए गए बयान पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। और ये मुख्यमंत्री हमेशा पोलराइजेशन की बात करता है, हर एक को झगड़ा लगाता है, हर एक जगह मुसलमानों के खिलाफ बात करता है। भाइयों, देश में सेलेक्टिव टारगेटिंग और बुलडोजर पॉलिटिक्स, सर, देश में सेलेक्टिव टारगेटिंग और बुलडोजर पॉलिटिक्स को रणनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। नड्डा साहब, ये आपकी रणनीति है और आप इसी राह पे चल रहे हो, लेकिन आप दिल से तो नहीं चाहते ये, लेकिन मजबूरी है कि आपको मोदी साहब कहते हैं तो आपको कहना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, सर, अरे मैं 60 साल में मेरा ही एक अलग उसूल है, मैं करते जा रहा हूं। सभापति जी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और केरल आदि राज्यों में चर्चेस पर भी हमले हो रहे और क्रिसमस पर हमले बढ़ जाते हैं। सर, मोदी जी केरल में चुनाव आने पर चर्च की प्रार्थना में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, पर उन पर होने वाले अत्याचार, हमलों पर खामोश रहते हैं, मौन रहते हैं। सर, माइनॉरिटीज के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल, इन्फ्लेमेटरी एंड डिविजिव स्पीचेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले बिना उनको खाना हजम नहीं होता आपको। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कम से कम आपके लोगों को बोलिए ऐसा जहर उगालना बंद कर देना। अरे आपको पावर मिला है, उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल करो, उसके बजाय पोलराइजेशन के लिए, वोटों के लिए जहर मत दे दो लोगों को और देश मत तोड़ो। और इसके बजाय आप अपना खुद आप सोचिए इसके बारे में। बीजेपी का प्रवक्ता बनने के क्वालिफिकेशन ये है इनके पास, हेट स्पीच। जो ज्यादा मुसलमानों के, ईसाइयों के खिलाफ बोलेगा वो बड़ा बहादुर आदमी इनमें है, बड़ा ज्ञानी आदमी और बड़ा वो क्या है, इनका प्रोटेक्टर बनता है। वो गालियां देना एक ही काम उनका, औरत हो मर्द हो, वो क्या उसमें कोई फर्क नहीं, उनका प्रवक्ता है। सर, इससे देश की छवि के नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का कोर वैल्यूज भी कमजोर हो रहे हैं। हमें तकलीफ है, बहुत सी डील विफल विदेश का नीति का नतीजा है। प्रधानमंत्री जी, जबरन गले मिलने, विनयन होता शादी सम्मेलन में शामिल होने और दूसरे देशों के चुनावों में प्रचार करने से देश को आखिरी क्या मिलेगा? विश्व मंच पर अमेरिका बार बार भारत का अपमान करता है। राष्ट्रपति ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने भारत पाक युद्ध को ट्रेड की धमकी से रोका और मोदी जी ने उन्हें खुश करने के लिए रूसी तेल आयात घटाया, बंद कर दिया। अब ट्रंप घोषणा कर देते हैं कि भारत वेनेजुला से तेल खरीदेंगे। वेनेजुला से तेल अरे आप जहां बोल रहे हैं वहां ही खरीदना, आप किसके दुकान पे जाओ तो उसी पे जाना। ये मोदी जी की जो झुके हैं, टिकने घोटे हैं और नाक रगड़ रहे हैं, ये गलत है। अब मैं ये सवाल उठता है
कि हमारी सॉवरेंटी पे जब हमला हो रहा है, जब ट्रंप के कंट्रोल में जब हम गए हैं, तो आप ही सोचिए हमारी हालत विश्व में क्या है। सर, हमारा सबसे करीबी पड़ोसी नेपाल, चीन, ये सब लोग आज मिल रहे हैं और भारत के काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुर जैसे क्षेत्रों पर नेपाल अपना दावा कर रहा है। 71 के बाद पहली बार बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के साथ नजदीक आ चुके हैं और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार चुप है। और मोदी जी हमेशा बात करते हैं सबका संरक्षण करूंगा, मेरा 36 इंच छाती है, 56 सॉरी मैं माफी मांगता हूं आपसे, तो 56 इंच छाती मैं कम कर दिया, इसीलिए नड्डा साहब प्लीज मैं माफी चाहता हूं। खड़गे जी प्लीज कंक्लूड। नो पर्सनल No, okay. Please. I leave it, sir. Leave it. No, that will not go on record. You please conclude. नहीं, मैं जो बोला वो नहीं जाएगा, लेकिन मोदी साहब बोले हैं वो तो जाएगा ना। मैं बोलूंगा नहीं जाएगा। मोदी साहब जो बोले इस सदन में, उन्हीं की बात। Even सर, don't make any personal things. You please go on with. मोदी जी खुद बोलते हैं तो वही तो दोहरा रहे हैं। और हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो वहां पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, इसको रोको और कहो कि भाई ऐसी चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये आप बोलेंगे नहीं तो कल के दिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड 116 लाख करोड़ डॉलर और 116 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और जो लोग कभी चीन को लाल आंख दिखाने की बातें करते थे, आज वही चीन के लिए ट्रेड का रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जबकि चीन गलवान के बाद लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोकता जा रहा है, भारत के साथ आर्थिक रिश्ते अपनी शर्तों पर तय कर रहा है, ये देश के लिए नुकसान है। ये मजबूती नहीं, ये स्ट्रैटेजिक सरेंडर है और देश इसकी कीमत चुका रहा है। ये ट्रेड तब बढ़ रहा है जब सरकार कहती है कि पहलगाम हमले के बाद चीन पाकिस्तान को खुफिया मदद दे रहा था, फिर भी उसका स्वागत किया जा रहा है। सभापति जी, विदेश नीति की विफलताएं विदेशों तक सीमित नहीं रहती, वे आंतरिक सुरक्षा की चूक बनकर देश के भीतर फूटती है। 2014 के बाद से इस सरकार के कार्यकाल में 2300 से अधिक आतंकी हमले, जिनमें करीब 1000 भारतीयों ने अपनी शहादत दी। विदेशी नीति को आप घरेलू ध्रुवीकरण का हथियार बनाना चाहते हैं। चुनावी लाभ के लिए ऐसा दुरुपयोग लोकतंत्र और विदेश नीति के लिए खतरनाक है। सर, आखिरी मैं बात रखूंगा। प्लीज कंक्लूड। कंक्लूड। इसके बाद आप बोले तो नहीं बोलूंगा। प्लीज कंक्लूड। सर, सभापति जी, मैं अंत में इस सरकार से जानना चाहता हूं कि वे किस प्रकार का भारत बनाना चाहते, प्रतिकात्मक भारत या वास्तविक लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु का सॉवरेन भारत, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधु प्रेम के सिद्धांतों वाले भारत से उनका परहेज दिखाई दे रहा है।